हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 यानी कि वंशागति का आणविक आधार, इसके बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको हम पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। और ये जो आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको वीडियो, ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वंशागति जो होती है यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसमिट होते हैं उनका आणविक आधार क्या है, यानी कि केमिकल जो आधार होता है, केमिकल बेस होता है, ऐसा कौन सी संरचना पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में जो या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में जिसकी वजह से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में उनके कैरेक्टर्स जाते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उसका आणविक आधार क्या होता है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में यानी कि माता पिता से उसके संतानों में जो लक्षण जाते हैं उसका आणविक आधार क्या होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है या केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, केवल आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, वो किस प्रकार होता है, कहाँ पे होता है और उसके गुण क्या क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो यानी चैप्टर 5 के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पूरे होल वर्ल्ड में 12.5 लाख प्रजातियाँ होती हैं, किसकी, जंतुओं की। 12.5 लाख जंतुओं की प्रजातियाँ हैं। ये पाई जाती हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अभी तक 12.5 लाख प्रजातियाँ खोजी गई हैं। और 5 लाख प्रजातियाँ जो हैं वो वनस्पतियों की अब तक खोजी गई हैं। 12.5 लाख जंतुओं की और 5 लाख प्रजातियां वनस्पतियों की अब तक खोजी जा चुकी हैं। और ये जो प्रजातियां होती हैं इनमें आपको 2 बातें याद रखना है। पहली बात, ये किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है, और दूसरी बात ये कि ये जो है ये मरणशील होते हैं यानी मॉर्टल होते हैं, ये अमर नहीं होते हैं। इनकी निश्चित आयु होती है और एक निश्चित आयु के बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये मरने से पहले एक ऐसा काम कर जाते हैं जिससे इनकी जो वंशागति है यानी इनका जो वंश है वो लगातार चलता रहता है, यानी कि ये प्रजनन करके जाते हैं। प्रजनन क्या होता है, अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देना, जो इसकी प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं प्रजनन। तो ये एक ऐसा काम करके जाते हैं जिससे इनका जो वंश है ये वंशागति लगातार इनकी चलती रहती है। और एक यानी इस दुनिया में नए नए प्लांट जो बनते हैं, नए नए जो हम एनिमल्स देखते हैं, सेम कुछ ना कुछ उनके कैरेक्टर्स भिन्न होते हैं या सेम होते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। यानी कि प्रजनन वो करके जाते हैं जिससे नए नए जो हमें एनिमल्स दिख रहे हैं यानी कि जो वंशागति इस प्रकार चलती रहती है। अब इसमें आप देखिए कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स कुछ पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, चाहे वो वनस्पति का हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। वो कई सालों बाद देखा जा सकता है डिफरेंट, या फिर उसी ऑर्गेनिज्म में उसी के संतान में डिफरेंस देखा जा सकता है। लेकिन जो सेम कैरेक्टर्स होते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा जो जिम्मेदार होता है, यानी कि पेरेंट्स से आप स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर तो जिम्मेदार होता ही है। तो ये जो फैक्टर होता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मेंडल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेंडल एक गरीब घर में पैदा हुआ था, आप जो है पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ज़्यादा भाई बहन थे उसके और इस तरह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पाइसम सटाइम पे उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने उनके आधार पे कुछ लॉज दिए थे, कुछ नियम दिए थे। और नियम से ही पता चलता है, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में यानी माता पिता से संतानों में जो लक्षण जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं। तो उनको वहाँ पर ये चीज़ पता नहीं थी कि किसकी वजह से वो लक्षण ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उस समय मेंडल ने उसको वहाँ पर क्या कहा था, फैक्टर का नाम दिया था। क्या कहा था, फैक्टर। क्लियर है। ये जो फैक्टर है
ये फैक्टर जाता है, इस फैक्टर की वजह से आप यानी पेरेंट्स से आप स्पेलिंग में जो करेक्टर जाते हैं उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस फैक्टर को जॉनसन ने क्या कहा था? इस फैक्टर को जॉनसन ने कहा था जीन। क्या कहा था? जीन। किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये जीन कहाँ होता है, ठीक है। तो ये जीन बताया गया बाद में कि ये जीन होता है क्रोमोसोम पे, यानी कि डीएनए पे कह सकते हो, क्रोमोसोम पे कह सकते हो। ये जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे कि डीएनए होता कहाँ है, ठीक है। तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए के छोटे छोटे खंडों को बोलते हैं जीन। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? जीन। और इसी डीएनए के बारे में भी स्टडी करना है। लेकिन उस समय मेंडल को ये बात पता नहीं थी। मेंडल ने इस चीज़ को वहाँ पर क्या कह दिया था? फैक्टर कह दिया था, ठीक है। तो अब हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, वो किसका बना होता है, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किसके बने होते हैं? सेल्स से मिलकर के वो बने होते हैं। तो सेल्स की खोज किसने की थी? यानी कि कोशिका की खोज, कोशिका की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये जो है यहीं पे होता है क्या? क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन उस समय पता नहीं था, ये हमको आज पता है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो नागेली ने क्या किया था कि जो विभाजित हो रही कोशिकाओं में, नागेली ने पता लगाया था कि विभाजित हो रही कोशिकाओं में, विभाजित हो रही सेल्स में इन्होंने कुछ दंडवत संरचनाएं देखी थी। नागेली ने पता लगाया था कि विभाजित हो रही कोशिकाओं में कुछ दंडवत संरचनाएं होती हैं। और किस समय देखा था? 1842 में। 1842 में नागेली ने इस बात को मतलब बताया था कि दंडवत संरचनाएं सेल्स में होती हैं। और इसको वाल्डेयर ने, इन्हीं जो दंडवत संरचनाएं होती हैं इनको वाल्डेयर ने क्रोमोसोम्स कहा था। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। वाल्डेयर ने 1888 में वाल्डेयर ने बताया था, इनको कहा था गुणसूत्र। किसको कहा था? जो दंडवत संरचनाएं नागेली ने देखी थी। नागेली ने देखा था कि विभाजित हो रही कोशिकाओं में कुछ दंडवत कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाल्डेयर ने इसे क्या कह दिया? क्रोमोसोम कह दिया, ठीक है। इसके बाद रुडोल्फ वर्चो ने ये बताया कि जो नई सेल्स बनती हैं ये जो पहले से विद्यमान कोशिका है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए और ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रीडरिक मिशर। फ्रीडरिक मिशर, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीडरिक मिशर, ये 1869 में ये आगे आए और ये प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग क्या कर रहे थे कि जब भी इनको कोई पस कोशिकाएं मिलती हैं, एक्चुअली पस कोशिकाएं क्या होती हैं?
पस कोशिकाएं, यानी पस कोशिकाएं जो होती हैं ये एक प्रकार से WBC होती हैं। WBC जैसे कि जब वाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, जब किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं, तो उससे बनता है पस कोशिका। ठीक है, और पस कोशिकाओं में होता क्या है कि वो जो सेल्स है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होती है। तो ये क्या करते थे फ्रेडरिक मिशर कि पस कोशिका को इकट्ठा कर लेते थे। क्या करते थे? उसको इकट्ठा कर लेते थे, घर पे ले आते थे, मतलब इकट्ठा करके वो घर पे ले आते थे। जब ये घर पे लाते थे तो स्टडी करते थे पस कोशिकाओं में। तो पस कोशिकाओं में इन्होंने देखा था ये राउंडेड स्ट्रक्चर थी, गोल संरचना थी। इन्होंने मतलब ये देखा तो ये जो सेल्स है पूरी नष्ट हो चुकी होती थी, लेकिन सेंटर में एक डेंस पार्टिकल इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप में। क्या देखा था? डेंस पार्टिकल, डेंस, ठीक है, एकदम मतलब गाढ़ा इन्होंने एक पदार्थ देखा था, और इस पदार्थ को ये सेंटर में था। क्या था ये? एकदम सेंटर में इन्होंने देखा था। और उस समय इसको यानी फ्रेडरिक मिशर ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक मिशर ने मरी हुई पस कोशिकाओं में, कौन सी? मरी हुई पस कोशिकाओं में जो WBC को किल कर देती हैं, मरी हुई पस कोशिकाओं में ये घर पे आते थे। घर पे लाने के बाद ये इस पर डिस्कवरी करते थे, रिसर्च करते थे। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था ये मरी हुई कोशिका तो है ही है, सेंटर में इन्होंने डेंस पार्टिकल देखा उस कोशिका के, और उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन, इसका नाम दे दिया गया। बाद में इसी न्यूक्लिन को अल्टमान ने, किसने? अल्टमान ने 1889 में इसी को न्यूक्लिक अम्ल कह दिया। न्यूक्लिक अम्ल। अब अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल इसको क्यों कहा? तो अल्टमान ने न्यूक्लिन को इसकी जो अम्लीय प्रकृति के कारण ही इसको न्यूक्लिक अम्ल कह दिया। अब देखिए फ्रेडरिक मिशर ने जो सेंटर में था, अब इनको तो उस समय पता नहीं था कि इसको न्यूक्लियस कहा जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इन्होंने डिस्कवरी कर दी थी। तो उस समय देखिए इनको सेंटर में दिखा एक डेंस पार्टिकल, तो उसको फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन कहा। लेकिन बाद में अल्टमान ने यानी 1889 में इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण अल्टमान ने इसको क्या कह दिया? न्यूक्लिक अम्ल कह दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक अम्ल कह दिया। अब बाद में आए कोसेल, एक साइंटिस्ट हैं कोसेल। अब इन्होंने क्या बताया, आइए इसको भी देख लेते हैं। 1893 में कोसेल 1893 में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, और इनको जो है 1910 का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने पता लगाया कि न्यूक्लिक अम्ल में 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार होते हैं। यानी कि 1893 में कोसेल ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल में 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार तथा फास्फोरिक अम्ल तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। आप सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कोसेल ने बताया। किस सन में? 1893 में कोसेल ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं, फास्फोरिक अम्ल होता है तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ये बहुत ही अहम जानकारी है। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने 4 नाइट्रोजनी समाक्षार बताए थे उसमें से एक था प्यूरिन्स, और प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन
और ग्वानिन, ठीक है। और दूसरा था पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स भी दो प्रकार के होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। इनको आप याद कर लीजिए, यानी इसको कैपिटल ए से, इसको कैपिटल जी से, इसको कैपिटल टी से और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन ने ही बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल में 4 प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार, फास्फोरिक अम्ल तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अब प्यूरिन्स होती हैं, 2 होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन्स, थायमिन और साइटोसिन। और क्वेश्चन ने यह भी बताया था कि जो ईस्ट कोशिका होती है, किसमें? ईस्ट कोशिका में, ईस्ट सेल में इस थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। किसने बताया था? क्वेश्चन नहीं बताया था। क्वेश्चन ने बताया कि प्यूरिन्स में 2 एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन्स, थायमिन और साइटोसिन, लेकिन ईस्ट सेल में थायमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये किसने बताया था? क्वेश्चन ने बताया था। बहुत ही अहम जानकारी क्वेश्चन ने दी थी और इसके लिए क्वेश्चन को 1910 यानी 1910 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन को इस अहम जानकारी के लिए, इस अहम खोज के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के लिए 1910 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अब 20 वर्ष के बाद ये पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है राइबोस शुगर, दूसरा पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी 20 वर्ष के बाद पता चला था। और उसी के जस्ट बाद पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो डीएनए है इसको आनुवंशिक पदार्थ कैसे माना गया, कुछ प्रयोग किए गए, इसके आधार पे बताया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि डीएनए तक तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अभी जो वैज्ञानिक हैं इस समय, जो यानी कि पहले उस समय बता रहे हैं, जो पहले थे, आज नहीं है, लेकिन जो ये चर्चा चल रही थी उस समय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या था कि विवाद था। विवाद ये था कि जो क्रोमोसोम होता है वो 2 प्रकार से मिलकर, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और डीएनए, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये देख लीजिए, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम इसमें इस तरीके से एकदम डेंस, इसमें एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो है डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और डीएनए जो होता है वो कुंडलित होता है प्रोटीन के चारों ओर। 4 प्रकार की हिस्टोन्स प्रोटीन पाई जाती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। 4 प्रकार की ये प्रोटीन्स होती हैं जिसके चारों तरफ, यानी जैसे एक बॉल है, बॉल के चारों तरफ, एक तरफ क्या लपेट दें? रस्सी लपेट दें, इस तरीके से 2 राउंड में रस्सी लपेट दें। तो उसी प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन्स से रस्सी की तरह ये रैप्ड होती थी, यानी लिपटी हुई होती थी। तो अब यहाँ पे विवाद ये हुआ कि जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, तो उसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार है या फिर डीएनए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर विवाद हुआ और फिर इसको प्रयोग करके देखा गया कि क्या वाकई में डीएनए जो रिस्पॉन्सिबल होता है या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कुछ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और ये प्रयोग करके देखा गया कि कौन जिम्मेदार होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ले जाने के लिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।